दो अक्षों से मिलकर जो बनता है वो कहलाता है समतल। दो अक्षों से, जैसे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस दीवार के अनुसार, इस निर्देश तंत्र के अनुसार ये जो बोर्ड है वो एक्स वाई समतल है। आप अपने घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो वहाँ भी किसी कोने को मूल बिंदु मान सकते हैं। वहाँ से एक लाइन जो एक्स अक्ष है, वाई है, जेड हुई, तो दो अक्षों से मिलकर बनता है एक समतल। तो अभी जो मैं सामने बोर्ड ले रहा हूँ वो मैंने माना कि इस निर्देश तंत्र के अनुसार ये है एक्स वाई समतल। तो एक ही तल में होने का क्या मतलब है कि कोई प्रकाशिक किरण इस एक्स वाई समतल में आपतित हो रही है तो इसी में वापस परावर्तित होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वो एक्स वाई समतल में आपतित यूं हो रही है यहाँ पर, लेकिन परावर्तित कैसे होती, आपकी तरफ आती यूं। समझ रहे हैं आप? या फिर परावर्तित होने के बाद में किसी दूसरे तल में जाती। बेसिकली तीन तल हमारे पास में होते हैं। एक्स वाई हुआ, जो हमारा फर्श है वो इसके अनुसार एक्स जेड समतल होगा, और जो मेरे उधर वाली दीवार होगी, मेरे जो राइट हैंड की तरफ दीवार होगी, वो वाई एक्स होगी, सॉरी वाई जेड होगी। तो एक ही तल का क्या मतलब हुआ कि इस तल में आपतित हो रही है, जो बोर्ड लगा हुआ है एक्स वाई समतल है, इस तल में आपतित हो रही है, तो इसी में परावर्तित। आप समझ रहे हैं ना, यूं बनना चाहिए, यूं आपतित तो यूं ही परावर्तित। ऐसा नहीं हो कि अगर आपतित तो हो रही है इस तरफ से इस तल में और परावर्तित हो रही है आपकी तरफ, मतलब तल नहीं बदलना चाहिए। ये तल हो कोई सा भी सकता है, ये तल एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, लेकिन होने तीनों एक ही तल में चाहिए। ये परावर्तन का पहला नियम माना जाता है कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। जो इसका दूसरा नियम है वो मैं आपको बता दूं। मैंने यहाँ पर दो कोण बनाए हैं। एक आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण है, कोण आई, और दूसरा परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण है, कोण आर। ये कोण है। इस आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब परावर्तन कोण। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है, आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण हो, ये हमेशा अभिलंब से ही बनेंगे। कभी भी इन कोणों को पृथककारी सतह से नहीं बना देना है। इससे संबंधित हम कुछ एक दो क्वेश्चन भी आगे करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये किस तरीके से होता है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये जो दोनों कोण बनते हैं, आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण हो, दोनों बनेंगे अभिलंब के साथ। 0, 90, 45, 60 जितना भी है, हमें कहाँ से मेज़र करना है, कहाँ से नापना है, अभिलंब के साथ। तो दूसरा नियम आता है, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अर्थात मैं इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख सकता हूं, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये जो दोनों कोण बनेंगे, और मैंने देखो यहाँ एक शब्द भी लिखा है, एक वर्णी प्रकाश। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो किसी भी नियम को समझते समय हम एक वर्णी प्रकाश, जैसे लाल ले लिया, येलो ले लिया, लेज़र लाइट्स आती है, आपको पता है, तो वो ज़्यादा उचित है नियम, जिसमें सटीक पता लगे कि घटना हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। तो एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, ये हमेशा होगा। ये परावर्तन का बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक रूल है, हमेशा याद रखना है। इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन सॉल्व होते हैं। आगे हम जो कुछ नियम पढ़ेंगे उनमें भी ये बात काम आती है। तो ये बेसिक नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, कोण आई इज इक्वल टू ऑलवेज कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो ये परावर्तन से संबंधित दो नियम हो जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको कुछ नोट बताना चाहूँगा। इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो परावर्तन से संबंधित हमें आने चाहिए। पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको नोट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं।
पहला, यदि कोई प्रकाशिक किरण अभिलंब पर आपतित हो तो परावर्तित किरण भी अभिलंब पर होगी। ये एक महत्वपूर्ण रूल है, आना चाहिए आपको। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब ध्यान से देखेंगे। यदि कोई प्रकाशिक किरण अभिलंब पर ही आपतित हो, अभी जब हमने यहाँ नियम पढ़ा तो हमारी प्रकाशिक किरण है वो अभिलंब के साथ आई कोण बना रही थी। उस आई का मान कुछ भी हो सकता है बिटवीन 0 to 90, 0 से बड़ा 90 से छोटा। यहाँ जब हमने आपतित किरण ली है उसको हमने अभिलंब पर ही लिया है। पर ही लेने का मतलब है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस डायग्राम में आपतित किरण का एंगल या कोण अभिलंब के साथ में कितना है, तो जरा सा आप सोचेंगे कि आपतित किरण है वो कितने डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, तो ज़्यादातर का जो उत्तर आएगा वो आएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें ऐसा लग ही रहा है ये पृथक्कारी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस नियम को वापस देखें तो मैंने आपको बताया था कि कोण हमेशा अभिलंब से लेना है, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ आपतित किरण का कोण मतलब कि कोण आई इज इक्वल टू है 0 डिग्री, क्योंकि ये अभिलंब पर ही है ना। तो अभिलंब पर ही है तो अभिलंब से ही कोण बनता है, तो अभिलंब पर ही है तो कोण आई का मान 0 डिग्री। तो हमने क्या नियम पढ़ा है कि कोण आई ऑलवेज इक्वल टू कोण आर, आई आर के हमेशा बराबर होगा। तो जब आई 0 है तो ऑब्वियसली बात है कि कोण आर का मान भी कितना होगा 0 डिग्री। कोण कहाँ से बनता है, अभिलंब से बनता है। तो परावर्तित किरण इस तरीके से परावर्तित होगी कि उसका अभिलंब के साथ कोण कितना बने 0 डिग्री। तो फिर परावर्तित किरण कहाँ होगी, अभिलंब पर होगी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर परावर्तित किरण आपतित किरण अभिलंब पर ही आपतित हो तो परावर्तित किरण का भी क्या होगा, पथ वही होगा जो आपतित का था। एक सरल सिंपल भाषा कि अगर कोई प्रकाशिक किरण पृथक्कारी सतह के लंबवत गिरे, देखिए फिर से इस लाइन को गौर से सुनिएगा, मैंने कहा है पृथक्कारी सतह के लंबवत, ना कि अभिलंब के। तो अभिलंब तो खुद क्या होता है, पृथक्कारी सतह के लंबवत होता है। तो प्रकाशिक किरण पृथक्कारी सतह के लंबवत आ रही है, मतलब कि वो अभिलंब पर आ रही है। तो यदि कोई प्रकाशिक किरण पृथक्कारी सतह के लंबवत गिरे तो परावर्तित प्रकाश भी पृथक्कारी सतह के लंबवत ही होगा, मतलब परावर्तित प्रकाश का पथ भी वही होगा जो आपतित प्रकाश का था। तो ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा जो इसका पॉइंट है, परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, चाल अपरिवर्तित रहती है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है परावर्तन का। मैंने लिखा है परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, चाल अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब हुआ ये तीनों बदलती नहीं है परावर्तन की घटना में, लेकिन प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। प्रकाश के पास बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें, हम आगे की घटनाओं में भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एक तो होती है प्रकाश की तीव्रता, चूंकि प्रकाश तरंग है तो प्रकाश की तीव्रता, तरंग है तो आवृत्ति भी होगी, तरंग है तो तरंगदैर्ध्य भी होगी, और तरंग है तो तरंग चाल भी होगी। ये 11वीं क्लास में जो तरंग का चैप्टर है उसमें सारे ये तरंग के बेसिक पॉइंट है, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, चाल और तीव्रता। तो जब प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है तो ये चारों चीज़ें उसमें भी होगी।
लेकिन बेसिक और महत्वपूर्ण बात, बहुत विशेष इस पर नोट कीजिएगा कि परावर्तन की घटना में ना तो प्रकाश की चाल बदलती है, ना प्रकाश की आवृत्ति बदलती है, और ना ही प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदलती है। बदलती है तो केवल उसकी तीव्रता। क्यों? तीव्रता डिपेंड करेगी पृथक्कारी सतह पर, क्योंकि जब प्रकाश किसी पृथक्कारी सतह पर गिरेगा और वापस लौटेगा, तो आपने नोट किया अगर कोई भी चीज़ धूप में पड़ी है तो वो गर्म भी तो होती है ना भाई। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था, देखिए अपवर्तन, परावर्तन, पारगमन, ये सभी घटनाएं एक साथ होती है। और मैंने आपको कहा था कि प्रकाश का 80 to 90% भाग अगर परावर्तित हो रहा है तो भी 10 से 20% तो ऐसा भाग है जो कि उस पदार्थ के अंदर गया है, पारगमित हुआ है, अपवर्तित हुआ है, तो उसके कारण ही वो सतह क्या होती है, धूप में पड़ी हर चीज़ गर्म होती है। तो जो प्रकाश का कुछ भाग उस पृथक्कारी सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, गर्म करने के लिए, पारगमित करने के लिए, अपवर्तित करने के लिए, और जो बाकी जो 80 से 90% भाग जो परावर्तित होता है, नियमित परावर्तन के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, तो तीव्रता उतनी नहीं रहेगी जितनी आपतित प्रकाश की थी, क्योंकि कुछ भाग उस प्रकाश का उस पृथक्कारी सतह ने क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। तो इसीलिए ये तीनों घटनाएं, तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, अपरिवर्तित रहती है, जबकि उसकी तीव्रता है वो बदल जाती है। अब प्रश्न आता है, फिर ये तीनों क्यों नहीं बदलती, चाल क्यों नहीं बदलती, आवृत्ति क्यों नहीं बदलती और तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती? तो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आवृत्ति निर्भर करती है स्रोत पर। जब तक आप प्रकाश का स्रोत नहीं बदलते, प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। परावर्तन की घटना में जो हमारा स्रोत है, चाहे वो आपतित का हो चाहे परावर्तित का हो, वो है सूर्य। वो नहीं बदला है तो आवृत्ति नहीं बदली है। चाल आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिलहाल ध्यान रखिए, हम आगे पढ़ेंगे। चाल बदलती है माध्यम बदलने पर। परावर्तन की घटना में हमने क्या देखा, जिस माध्यम में आपतित हो रही है उसी माध्यम में परावर्तित हो रही है। मतलब आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश दोनों का माध्यम समान है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब माध्यम ही नहीं बदला तो चाल भी नहीं बदलेगी। तो आवृत्ति निर्भर करती है स्रोत पर, वो नहीं बदला। चाल निर्भर करती है माध्यम पर, वो भी नहीं बदला। तो रही बात तरंग दैर्ध्य की, तो ये तो आइंस्टीन ने बता ही दिया हमें, आपने पढ़ा भी होगा, न्यू बराबर c/λ। ये संबंध है ना, न्यू आवृत्ति है, c प्रकाश की चाल है, लेमड़ा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो जब न्यू नहीं बदल रहा है, मतलब आवृत्ति नहीं बदल रही है, चाल नहीं बदल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है तरंग दैर्ध्य तो कैसे बदल जाएगी, ये एक फॉर्मूला है। तो सिर्फ बदलती क्या है, उसकी तीव्रता, और वो भी निर्भर करती है उसकी पृथक्कारी सतह पर। तो ये परावर्तन से संबंधित पहला टॉपिक हमारे चैप्टर का। परावर्तन क्या है, परावर्तन के प्रकार क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक तीसरी बात और भी आती है, बोर्ड पर जगह कम है, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि ये जो पृथक्कारी सतह होती है ना, इसको अगर हम घुमा दें, रोटेट करवाएं 360 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम पृथक्कारी सतह को कितना भी घुमाते जाएं, लेकिन ना तो आई बदलेगा ना ही बदलेगा उसका आर। तो दोस्तों ये था हमारे पहले 11वें पार्ट का पहला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, उससे संबंधित सारी बातें। इतनी बातें अगर हमें अच्छी तरीके से पता हो तो इससे बाहर 12वीं बोर्ड के पेपर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।